नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के आसपास के बहुचर्चित गीत के साथ। फिल्म थी एक दूजे के लिए, गाना था हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाएंगे संयोग और तबाही के साथ। और कैसे बढ़ाएंगे? गीत के बाद पलटते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं। What you say? I don't know what you say. 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 तुम हो बुद्धू, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो, सब बातों को छोड़ के आँखों को पहचान लो, आँखों ने आँखों से वादे यही किए, उसको पसंद लगे, उसको पसंद लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what you say. 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 But I want to dance and play. But I want to dance and play. I want to play the game of love. I want you in the name of love. I want to play the game of love. I want you in the name of love. Hey, come here. Not here, there, up in the sky. Come with me, I want to fly. Don't stop, let the whole world know. Don't stop, let the whole world know. Come fast,
तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं और आज जो बता रहा हूं वो है संयोग और तबाही, यानी मनमोहन देसाई का अब परेशान कर देने वाला सिनेमा। अब परेशान क्यों था? ये परेशान इसलिए था कि थोड़े से परेशान तो आप हो ही गए होंगे जब एक दूजे के लिए, क्या आपने जब ये गीत सुना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सिंगर थे लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी और फिल्माया गया था कमल हासन और रति अग्निहोत्री पे। अब ये जो हम बात करेंगे वो ये है कि एक सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन। फिल्म थी कुली 1983 की और इसमें मनमोहन देसाई और अन्य बॉम्बे फिल्म निर्माताओं के लिए एक शूट किया गया था और इसमें कई स्टाइलाइज्ड फाइट दृश्यों में से एक दृश्य था। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। थोड़ी सी ये प्रस्तावना है, ये भारतीय फिल्मों में सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक है, यानी कि ये स्थान शायद ये भी मायने रखता है कि यह एक बीच में एक मधुशाला युक्त एक विशाल रेगिस्तान या एक झुग्गी गली या एक कहते हैं ना भूमिगत कार पार्क या बॉम्बे गगनचुंबी इमारतों के ऊपर इधर उधर घूमते रेस्टोरेंट। जी हाँ, हम बात करेंगे मनमोहन देसाई जी के ऊपर। हमने जो आपको जो क्षण बताए वो थे कुली फिल्म के। इससे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है और इतिहास तो इतना सारा है दोस्तों कि मैं जो है ये सोच रहा था कि अगर मनमोहन देसाई जी पर प्रोग्राम ना किया गया तो फिर हमने क्या किया। अब मनमोहन देसाई जी मिलना बिछड़ना के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब मैंने अपने कुछ प्रोग्राम्स में कुछ ऐसी 10 फिल्मों की बातें भी करी थी, मतलब जिनका फॉर्मूला ही मिलना बिछड़ना था, पर इसको एक कारगर और गति संगत जिसको कहते हैं ना रूप दिया मनमोहन देसाई जी ने। अब बड़ी सारी फिल्मों की मैंने बात करी थी और मैं उनको दोहराना भी चाहूँगा, जैसे किस्मत, अनमोल घड़ी, शोला और शबनम, वक्त, बॉयफ्रेंड, प्यार का मौसम, जॉनी मेरा नाम, यादों की बारात, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, वगैरह वगैरह, जो कि एक 10 बॉलीवुड फिल्में थी जिन्हें विशेष रूप में 1970 के दशक के आसपास जो है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट किया गया था। अब कन्वर्ट तो हम भी करना चाहते हैं दोस्तों। अब सितम कर ले ना कर ले, कितने भी कर ले, हम तो आपको ये बातें बताते रहेंगे। ये हमारा जो आपसे जुड़ाव है ना दोस्तों, वो है ये सनम तेरी कसम के आसपास का, जो कि 1982 में आई थी। सिंगर थे किशोर कुमार, आशा भोसले, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, लिरिसिस्ट थे गुलशन बावरा और फिल्माया गया था रीना रॉय और कमल हासन पर। यानी कि यूँ कहते हैं ना कि कितने भी तो कर ले सितम। सुनेंगे, लौटेंगे और फिर बात करेंगे मनमोहन देसाई जी का परेशान करने वाला सिनेमा। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम,
नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये, कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार का है ये। नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये, कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार का है ये। बड़ा प्यारा है तेरा जुल्म सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078 और हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और हम बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मिलना बिछड़ना जो फॉर्मूला था, जिसको एक कहते हैं ना कि एक कल्ट जो है स्टेटस दे दिया था, वो मनमोहन देसाई जी ने दे दिया था। ये मेरा मानना है, बहुत सारे लोग भी ये मानते होंगे। और मैं इस बात से बात छोड़ते हैं, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। यानी कि कुली में सेटिंग मायने रखती है। ये बच्चन और देसाई की सबसे ये कहते हैं ना राजनीतिक फिल्म है, और लड़ाई पूंजीवाद और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अंडर क्लास कुलियों के विद्रोह का भी एक हिस्सा है। अब ये देखिए, अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन में जाएं कि इस फिल्म के अंदर क्या क्या था, तो ये बड़े सारे कहते हैं ना आयामों को छूती थी। अब बच्चन को एक कॉलम और पलटने वाले पोस्टर के साथ पिन किया गया है। जब स्क्रीन अचानक जम जाती है तो उसके विरोधी द्वारा मुक्का मारे जाने वाले और 3 भाषाओं में एक आश्चर्यजनक कैप्शन स्क्रीन को कवर करते हैं। अब ये तो थी एक एब्सोल्यूट मार्केटिंग। और कहते हैं ना कि अगर आपके पास इस तरीके के स्किल हैं तो आप अपने प्रोग्राम को या फिर यूं कहें कि फिल्मों को एक और लेवल पे ले जाते हैं। पर ये जो थी मार्केटिंग थी, ये एक ऐसे दृश्य के लिए की गई थी जो दृश्य जो है वो एक इतिहास बन गया था। अब ये कुछ जैसे मैंने आपको कहा कि ये भारतीय फिल्मों में सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक है। अब 2 दिसंबर 1983 को रिलीज होने पर कुली को देखने वाले बड़े पैमाने पर दर्शकों ने, जो कि कुली उस वर्ष भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे सफल फिल्म थी, जो 12 महीने में 70 मिलियन से भी अधिक टिकट बेच सकी थी, इसके बारे में पता लगाया कि वास्तव में क्या चल रहा है। अब कहते हैं ना कि अब पता लगाना भी ज़रूरी है और बातें भी ज़रूरी हैं। तो इस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने एक मूवमेंट का गलत अनुमान लगा लिया और नकली पंच ने जो है वो अपना असली कमाल कर दिया। हवा में वह अपनी तरीके से जो फिल्माया गया कि वह तिल्ली की तरह चीरती हुई एक मेज के किनारे पर जा गिरे। बड़ा ही अजीब सा लगता है ये सब सोच के, लेकिन असली पंच और नकली पंच यही तो ज़िंदगी है दोस्तों। और अब इन सभी आंदोलनों को दर्शकों के लिए फ्रीज फ्रेम में कैप्चर कर लिया गया। अब ये वास्तव में क्या था? अब अगर हम भविष्यवाणियों की बात करें, सेलिब्रिटी दुर्घटनाओं की बात करें, तो आजकल सोशल मीडिया में बड़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो यूट्यूब और इस तरीके के जो चैनल्स आ गए हैं उनमें आपको बता सकते हैं कि क्या था, लेकिन ये भ्रम भी उत्पन्न करते हैं। यानी कि जब तक आपको रियलिटी चेक ना हो, और ये मेरा मानना है कि आजकल इतनी जो इन्फॉर्मेशन घूमती है, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें तो उस पर विश्वास ना करें, या उसको ये जो मेक बिलीव वर्ल्ड में हम फंस चुके हैं, इससे मुझे लगता है कि हमें बाहर आना चाहिए। पर हमें अब एक और गीत को छू लेना चाहिए, क्योंकि आपके नसीब में मैं हूँ, मेरे नसीब में क्या है, उसके नसीब में क्या था, इसके नसीब में क्या है, इसको छोड़ते हैं। फिल्म थी नसीब 1981 की। सिंगर यानी कि गायक कलाकार थे लता मंगेशकर। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। जो लिरिसिस्ट थे इसके थे आनंद बख्शी, और फिल्माया गया था हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन और ढेरों कलाकारों के ऊपर। और ये भी खासियत थी मनमोहन देसाई साहब की कि वो एक मास को कैटर करते थे। यानी कि उनके गाने देख लीजिए या फिल्में, बहरहाल हम गीत सुनते हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो गीत है
मेरे नसीब में तू है कि नहीं। अब ये प्रोग्राम करते हैं, गीत सुनते हैं, तुरंत लौटते हैं। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने, ये वही जाने, किसने लिखा है सबका नसीब। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। एक दिन ख्वाब में वो मुझे मिल गया, एक दिन ख्वाब में वो मुझे मिल गया, देख कर जो मुझे फूल सा खिल गया, शर्मा गई मैं हाय हाय, घबरा गई हाय हाय हाय, शर्मा गई मैं हाय हाय, घबरा गई हाय हाय हाय, शर्मा गई मैं, घबरा गई मैं, कहने लगा वो आकर करीब। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं।
वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हमारा नंबर है 8010781078 और हमें आपके बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी मिल रहे हैं, खूब सराहना भी मिल रही हैं और कुछ क्रिटिक्स भी हैं जो ये कहते थे, जैसे कि एक क्रिटिक ने मुझे बोला था कि भाई आपने जो ये मिलना बिछड़ना किया वो ऐसा लगा कि जैसे ताश खेल रहे हो, कभी एक पत्ता निकलता है कभी दूसरा निकलता है। फिलहाल हमने सोचा कि इस माजरे को यहीं पे जोड़ दिया जाए और सोचा जाए कि आगे क्या करना है। तो इसके फलस्वरूप ये मनमोहन देसाई जी का प्रोग्राम हमने बनाया। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमें किस तरीके से बताते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये प्रोग्राम और बेहतर कैसे हो सकता है, यानी कि फीडबैक। और फीडबैक पे हम बाद में आएंगे। पहले हम जो बात कर रहे थे वो उस दृश्य की बात करें जो प्रसिद्ध क्षणों में भी था, फिल्म थी कुली। अब क्योंकि यह दुर्घटना नियमित रूप से दुनिया भर में होने वाले ऑन सेट दुर्घटनाओं में से इतनी अलग नहीं थी, पर यह एक राष्ट्रीय आघात थी। अब अमिताभ बच्चन का जो स्टेटस था, जैसे अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे महान सितारे थे। अब ये मेरा मानना है, आप कुछ और भी कह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कुली नामक ये जो फिल्म में दुर्घटना हुई थी, जिसमें अमिताभ एक उच्च जाति के हिंदू परिवार के वंशज, एक प्रमुख कवि के बेटे और भारतीय राजनीतिक अभिजात वर्ग से निकटता से जुड़े हुए थे, एक सर्वहारा मुस्लिम स्ट्राइक लीडर की भूमिका निभा रहे थे। अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया? अब ठीक है, अब हो गया तो हो गया। पर दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से मनमोहन देसाई जी अपनी फिल्मों को चलाते थे या जिस तरीके से वो अपवाद को कैप्चर करते थे, अब ये क्या है अपवाद कैप्चर, यानी कि मुझे और भी बहुत सारी उनकी फिल्में याद आ रही हैं। जैसे एक फिल्म थी जिसमें एक दारा सिंह साहब ने रस्सी से एक हवाई जहाज को उड़ने से रोक दिया था। अब ये तो, अब कोई अगर नॉर्मल किताब में ये अल्फाज पढ़ेगा तो बोलेगा कि भाई ये क्या चित्रण हो रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये बुद्धि से परे है। लेकिन मुझे याद है जब मैं ये फिल्म देख रहा था सिनेमा हॉल में, और शायद सिनेमा हॉल जो मुझे याद आ रहा है अपने बचपन में था कमल सिनेमा, जो कि दिल्ली में था, अब तो बंद हो गया बहरहाल। पर वहाँ इतनी सीटियाँ बजी थीं, इतनी तालियाँ बजी थीं कि सबको ऐसा लगा था कि ये हो सकता है, ये हमारे जीवन के आसपास है। और यही जो भावना है उसके साथ मनमोहन देसाई जी खेलते थे, यानी कि उनको पता होता था कि कहाँ सीटियाँ मिलेंगी, कहाँ तालियाँ मिलेंगी। और हमें पता है कि जो सीटियाँ और तालियों से सजी हुई एक फिल्म थी जिसका नाम था बीवी ओ बीवी, जी थोड़ा रिस्पेक्टफुल्ली बोलेंगे, बीवी ओ बीवी, 1981। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, म्यूजिक दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, लिरिसिस्ट थे विट्ठल भाई पटेल। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है, बाद में बताएंगे किसी और प्रोग्राम में क्यों। और फिल्माया गया था रणधीर कपूर और पूनम ढिल्लों जी पे, और बड़ा ही प्यारा सा गीत है और इसके जो बोल भी हैं वो बहुत ही चमत्कारी हैं, यानी कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, फैक्ट है, पर गीत बड़ा मधुर है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल ना खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल ना खिलेगा।
हमको हमने गीत बनाकर इस दुनिया का दिल बहलाया, गम को हमने गीत बनाकर इस दुनिया का दिल बहलाया। हंसते हंसाते जाने कैसे इन गीतों में तुमको पाया। हम हैं सबके कोई न अपना, एक दिन कोई अपना मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ और आप हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, और हम हैं आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है वही रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब ये पुरानी बातें जिस तरीके से हो रही हैं वो नई नई सी लग रही हैं। अब यूं के यूं भी कहा जा सकता है, जिसको कहते हैं कि भाई एक प्रसिद्ध क्षण की भी बात हो गई है। अब एक नायक जो राज्य से लड़ रहा है, कॉर्पोरेट, पुलिस और पारिवारिक भ्रष्टाचार, इस तरीके से केवल सपना ही देख सकते थे। अब मनमोहन देसाई जी अपनी फिल्मों में सपना ही तो दिखाते थे। अब यह सुपरस्टार इतनी बुरी तरीके से उस सीन में घायल हो गया था कि वह महीनों तक कोमा में चला गया। अब समकालीन रिपोर्टों और उसके बाद साक्षात्कारों से पता चलता है कि अमिताभ कुछ मिनटों के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत भी घोषित कर दिए गए थे। पर ये क्या कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान है, हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था ये तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे या जो भी थे वो बता सकते थे। पर बहरहाल हम इस सेंसिटिव विषय को नहीं टच करेंगे। पर एक राष्ट्र ने उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की। हजारों लोग महीनों तक बॉम्बे के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर इकट्ठा रहे। अब आप ये सोच सकते हैं कि वो क्या मंजर रहा होगा। अब उस मंजर से अगर हम बाहर आएं तो हिंदी निर्देशक मनमोहन देसाई के इस प्रोफाइल का मकसद सिर्फ इन अनकही कहानियों को दोहराना नहीं है। यानी कि जो अभी हम आपसे बातें कह रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, पर हम मानते हैं ये अनकही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट के प्रति देसाई की कलात्मक प्रतिक्रिया क्या है। अब क्या है, अब हमारा जो संकट है वो बड़ा ही एक कहते हैं ना रूहनुमा गीत याद आ रहा है मुझे। आते जाते हुए मैं सबकी खबर रखता हूँ। अब ये रेडियो का काम है खबर रखना, या अखबार का काम है खबर रखना, या मैगजीन्स का काम है खबर रखना, या न्यूज़ चैनल्स का काम है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पर बात करेंगे हम फिल्म थी शान जो 1980 में आई थी। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, और लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी, और फिल्माया गया था मज़हर खान के ऊपर। और बेहतरीन गीत था ये। आते जाते हुए मैं सबकी खबर रखता हूँ, गाना सुनते हैं फिर लौटते हैं, यहीं रुकता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या हो, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम
नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ, जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। अभी डांट पड़ गई मुझे, कहते हैं कि ये गाने सुना रहे हैं कि गाने गा रहे हैं। बहरहाल दोनों में ही मज़ा है। नहीं, आप मेरा गाना ना सुनना चाहें तो म्यूट कर सकते हैं। ना 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 म्यूट ना करें, क्योंकि बड़ी सारी जानकारियां जो हैं अभी आपको मैं देने वाला हूं, और बड़े सारे प्रोग्राम भी इसी विषय पे करने वाला हूं। तो कहते हैं ना कि प्रोफाइल का मकसद सिर्फ उन अनकही कहानियों को दोहराना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट के प्रति देसाई की कलात्मक प्रतिक्रिया क्या है। जैसे कि हुआ, अमिताभ स्पष्ट रूप से ठीक हो गए और जल्दी से शूटिंग पर लौट आए। कुछ पेशेवर उतार चढ़ाव, राजनीति में एक बुरे दौर और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद कुली की घटना से कुछ हैंगओवर, बच्चन भारत में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं, ये भी प्रचलित हो गया। ये हैंगओवर ही कहेंगे। और अपने 9वें दशक में प्रवेश करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख आकर्षण बने रहे। अब देसाई ने न केवल फाइट्स सीक्वेंस में कैप्शन जोड़े, अब ये आप देखिए कि ये मार्केटिंग क्या रूप लाती है, और ये बड़ी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि एनकैशिंग द इंसिडेंट, ये उस पर भी बाकमाल फिट होती हैं। अब आप लोग बहुत सारा इस पे तर्क वितर्क करेंगे, पर हम जो है इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब केवल फाइट सीक्वेंस में कैप्शन जोड़े, बल्कि उन्होंने फिल्मों के उनके जो ट्रेलर्स हुआ करते थे, यानी कि जो छोटे छोटे जो सीक्वेंसेस हुआ करते थे, जो बीच बीच में, अगर आपको याद हो, आज से 30-40 साल पहले टीवी में बीच बीच में 1-1 मिनट के जो हैं प्रोग्राम आते थे, उन पर भी उन्होंने पूरी तरीके से काम किया। अब बच्चन का किरदार इकबाल मूल रूप से एक शहीद की मौत के लिए मरने वाला था। अब वास्तविक जीवन की घटनाओं के जवाब में इकबाल यानी अमिताभ ने अपने सूफी विश्वास यानी कि प्रमुख ग्रंथों द्वारा संकेतिक, अब ये तो भाई संकेतिक बोलें या मैं बोलूं कि इशारा बोलूं, पर प्रोग्राम थोड़ा सा हिंदी की तरफ रहे तो बेहतर रहता है, से लैस अपनी दास्तां का सामना किया। अब ये जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी में मैंने आपको कहानी सुनाई, बड़ी सीधी सी कहानी है कि ये एक मिलना बिछड़ना सीक्वेंस था जिसमें बेहतरीन मसाला डाला गया और फिल्म को एक लेवल पर उठा दिया था। कुछ मार्केटिंग भी हुई, और मुझे याद आ रहा है फिल्म थी दोस्ताना 1980 की। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, इसके लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ज़ीनत अमान पर। अब बेहतरीन गाना था, और दोस्ताना और शान करीब करीब एक साथ आई थी। शान का हश्र क्या हुआ, दोस्ताना का क्या हुआ, इसकी बात नहीं करेंगे, दोनों ही बेहतरीन फिल्में थी। और ये जो गीत था ये भी आपके और मेरे ज़िंदगी के आसपास है, यानी कि मेरे दोस्त ये किस्सा क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, और मैं आपको बेवफा तब तक मानता रहूँगा जब तक कि आपके मैसेजेस या आपके सजेशंस मुझे मिलने नहीं शुरू हो जाते। ना 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 भाई, अपने सुनने वालों के प्रति इस तरीके का विचार ना भाई ना। गीत सुनते हैं और लौटते हैं।
दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, अगर मांग ले तू ओ जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का, के हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरा यार मुझसे, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई जी की। मनमोहन देसाई जी की फिल्मों को अगर हम कनेक्ट करें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ पुरानी फिल्मों को भी जोड़ रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे जो फीलर्स आते हैं वो जॉनी मेरा नाम के भी आते हैं,
क्योंकि अब कहते हैं ना कि जो बेस है यानी कि जो मूल है वो तो मिलना बिछड़ना ही है। कोई मिल गया, कोई बिछड़ गया, यानी पहले बिछड़ गए, आखिरी में लास्ट में जैसे कहते हैं मिल गए, और बड़ी बेहतरीन तालियां बजी जब मिल गए, जबकि पता था कि मिलना है, क्योंकि फिल्म जो है वो एक सुखद अंत पर ख़त्म होगी। हालांकि ऐसी बहुत सारी फिल्में थीं जिनका दुखद अंत हुआ था और वो सक्सेसफुल भी हुई थी, पर ऐसी कुछ ही फिल्में हैं। कुछ तो मैंने जैसे आपको शुरू में ही सुनाया, एक गीत, बेहतरीन गीत था एक दूजे के लिए, या हम कहें कयामत से कयामत तक, और इसमें भी एक प्रतिवाद हुआ कि भाई फिल्मों का अंत जो है सुखद रखा जाए, दुखद रखा जाए। फिर वो एक एनालॉजी निकली, वो क्या निकली, कैसे रखा जाए, इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनता है। बहरहाल हम भटकेंगे नहीं, हम वापस अपने विषय पर आएंगे कि अब कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी अब कुली जैसी फिल्म के साथ। अब हैंगओवर की भी बात की थी और फाइट सीक्वेंस में कैप्शन जोड़ने की भी बात की थी। अब अगर हम यूं कहें कि अमिताभ अगर हत्यारे की गोलियों से अस्थायी रूप से गिर जाते हैं, लेकिन राष्ट्र, हरलिंग, क्षेत्र, पंथ और जाति की प्रार्थनाएं उन्हें पुनर्जीवित करने का काम करती हैं कि इकबाल अस्पताल की बालकनी पर खड़े होकर उत्साहित भीड़ को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, तो ये जैसे अमिताभ ने महीनों पहले किया था। यानी कि जब ये सीन हुआ था और जब वो जो इससे घायल हुए थे उसके बाद बाहर आए थे, जिस तरीके की उनकी फ़ैन फॉलोइंग हुआ करती थी जो मैं बयां ही नहीं कर सकता। मुझे याद आ रहा है दोस्तों, मैं एक बार एक बस हुआ करती थी 620 जो IIT के बस स्टॉप से, IIT दिल्ली के बस स्टॉप से चलती थी कनॉट प्लेस के लिए। उससे मैं जा रहा था और RK पुरम का जो एरिया था उसके आसपास था एक सिनेमा हॉल है संगम, और वहाँ लगी थी लावारिस। और जो लोगों ने ठसाठस भरी हुई बस से कूद के दौड़ना शुरू किया था टिकट के लिए, वो मुझे आज भी याद है। अब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, पर ये मेरे लिए बड़ा उत्सुकता का विषय था कि ये हो क्या रहा है। तब मुझे लोगों ने ये बताया था कि अमिताभ की फिल्म है, और अगर आपको शाम का शो देखना है यानी कि इवनिंग शो देखना है तो मैटनी से पहले लाइन लगानी पड़ेगी, और वो भी आज का नहीं, आपको पता नहीं कब का शो मिले। तो इस तरीके की जो मास फॉलोइंग और जो पॉपुलैरिटी थी अमिताभ की, बड़े बड़े पोस्टर हुआ करते थे। वो भी अपने आप में एक विषय है जो कि एक मार्केटिंग का काम करते थे। हर लैम्प पोस्ट के ऊपर एक छोटे रेक्टेंगुलर पोस्टर लगते थे, कुछ दृश्य होते थे फिल्मों के। अब ये हम उस एरा में जाएंगे तो बातें ही करते रहेंगे। अब क्रेडिट नुमा अगर उसमें जाएं तो मनमोहन देसाई यकीनन बॉम्बे सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली फिल्म निर्माता थे। अब मुझे याद आ रहा है एक और प्रभावशाली गीत, फिल्म थी क्रांति 1981। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गीतकार थे संतोष आनंद, और फिल्माया गया था हेमा मालिनी और मनोज कुमार पर। और ये वो गीत नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये गीत है लुई शमाशा लुई। अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये लुई था कि हुई था कि शुई था। गीत सुनते हैं लुई शमाशा और उसके बाद लौटते हैं। तन भी बदला, मन भी बदला, बदल गई है काया। काली रात से जीवन को अब मिल गई उजली छाया। ये दिल वालों की बस्ती है, ये बसते बसते बसती है। गम को खुशी में ढाल दे जो भारत की ऐसी हस्ती है। जिसने रचा संसार है ये हम रचना उसकी गाते हैं। लुई शमाशा हुई 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 हुई।
की मेहंदी ले आओ, दुल्हन सा मुझे सजाओ, दुल्हन सा मुझे सजाओ रे। प्रेम की भाषा हुई 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 हुई, प्रेम की भाषा हुई, प्रेम की भाषा। ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा, हुई 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 शमाशा हुई शमाशा, ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा। दिल चंदा का ले आएंगे, सूरज से आंख मिलाएंगे, आ जाएंगे जब अपनी पर तारों को तोड़ के लाएंगे। दिल चंदा का ले आएंगे हो, मंजिल है अपनी राहों में, आकाश हमारी बाहों में। देख तमाशा हुई 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 हुई, देख तमाशा हुई, देख तमाशा। ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा, हुई शमाशा हुई शमाशा। ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठ। आप हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब बड़ी सारी बातें सुनानी है, कुछ जिंदगानी की बात भी करनी है, यानी कि नियति जब रचती है कहानी, परिंदों सी लगती जिंदगानी, खोजने एक अदद आशियाना, उलझनों में बिक जाती कहानी। अब ये जो है, ये जो अल्फाज थे, ये किसके थे, क्या थे, इसके बारे में बात तो हम कभी और करेंगे। तो कहते हो वक्त है हम सफ़र, खोजने लगते हो कहानी, रुकती कब है नौका कहीं, दरिया सी लगती है जिंदगानी। तो यही कुछ चीज़ें थीं जिसको पिरो देते थे मनमोहन देसाई साहब, और अपनी फिल्मों में कुछ इस तरीके का भंवर रचते थे कि आपको जो है कई बार इन बातों पर विश्वास होने लगता था कि शायद कुदरत का कानून है, या फिर शायद जो है वो इंसाफ ऐसे ही होता है, या फिर एक ऐसी शख्सियत जो वो लार्जर देन लाइफ क्रिएट करते थे। इस तरीके की बस्तियाँ, शहर, लोग भी होते हैं। यकीनन बॉम्बे सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली फिल्म निर्माता तो थे ही। अब 1957 से 1988 के बीच उनके द्वारा बनाई गई कुछ 20 फिल्मों में से 13 अपने वर्ष की शीर्ष 10 कमाई करने वाली फिल्मों में से थीं। अब ये भी एक इतिहास है। अब बॉम्बे सिनेमा के इतिहास में उच्चतम सफलता अनुपात और 3 वर्ष की सबसे सफल जो फिल्में थीं वो थी एक अमर अकबर एंथनी जो 1977 में आई थी, और फिर थी सुहाग, और फिर जो हमने जिसकी बात करी, कुली। अब 1977 देसाई की वार्षिक जो कहते हैं ना मेरा बिस थी। अब मेरा बिस क्या था ये आप ढूंढिए, मैंने बड़ी मुश्किल से ये शब्द जो है वो ढूंढा है और आपके सामने पेश कर दिया। अब आपातकाल द्वारा नियमित रिलीज शेड्यूल को 2 साल के लिए अब निलंबित कर दिया गया था। अब आपातकालीन जो समय जो स्थिति चल रही थी और जो क्या थी उसके बारे में बात भी करेंगे, और आंधी की भी बात करेंगे, और उस समय हुआ क्या था, कितनी फिल्में जो हैं वो डिब्बा बंद हो गई थी, इसकी बात भी करेंगे। अब इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज़ हुई, और जो पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में, जिसको हम कह सकते हैं अगर हम सीक्वेंस या क्रम से बात करें तो अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा थी। अब धर्मवीर 1970 के दशक की 10 सर्वश्रेष्ठ कमाई करने वाली फिल्मों में से थी।
और 1980 के दशक की कुली नसीब जो 1981 में आई थी, और फिर आई थी जो मर्द, जिसकी बारे में मैंने बात कर रहा था, जो मैं कुछ सीक्वेंसेस आपको बता रहा था हवाई जहाज वाले, वो सब इसी फिल्म के थे, मर्द यानी 1985। अब आंकड़ों की यह बौछार देसाई के काम की समकालीन पहुंच की गवाही देती हैं। अब और भी हम गवाही देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा फिल्मों से हटके नॉन फिल्मी संगीत की बात की जाए, क्योंकि 1980-81 वो साल था जब नॉन फिल्मी संगीत भी बहुत पॉपुलर हो रहा था। गायक कलाकार थी, वो थी नाजिया हसन, और अभी हम स्टूडियो में नाजिया हसन जी की भी कुछ बातें कर रहे थे, और कुछ लोग भी हैं ये मानते हैं कि उनके ऊपर एक प्रोग्राम स्पेशल होना चाहिए था। और मैंने बहुत पहले, करीब 10 साल पहले, नाजिया हसन के ऊपर एक प्रोग्राम किया भी था। ढूंढूंगा कहीं वो रिकॉर्ड मिलते हैं तो मैं उसको जो है वो आपके लिए फिर से प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल म्यूज़िक जो दिया था वो था बिद्दू ने, इसके जो गीतकार थी वो नाजिया हसन जी खुद थी, और ये एक नॉन फिल्मी था, इसलिए हम किस पे फिल्माया गया था की बात नहीं करेंगे। और बड़ा ही मधुर और बेहतरीन गीत था। आपसे विदा लेने का तो मन नहीं कर रहा है, पर ये नॉन फिल्मी गीत के साथ हम चलते हैं, तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अब इस क्रेडिट नुमा मनमोहन देसाई जी की सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको ये बेहतरीन गीत के साथ, जो था आओ ना प्यार करें। ये एलपी बहुत मशहूर हुआ था, कुर्बानी के साथ इसका कॉम्बिनेशन आया था, जो मुझे याद है HMV ने निकाला था। 1980 के एरा की बात कर रहा हूँ, और आपको छोड़े जा रहा हूँ इस नॉस्टैल्जिक गीत के साथ, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।